भारत की अर्थव्यवस्था असल में कितनी तेजी से बढ़ रही है, ये समझना अक्सर एक जटिल पहेली सुलझाने जैसा लगता है। हाँ, और इसी पहेली को सुलझाने के लिए आज हम ये विस्तृत विश्लेषण कर रहे हैं। बिल्कुल। हमारा मुख्य फोकस जीडीपी गणना के नए आधार वर्ष पर है, जो कि अब 2022-23 तय किया गया है। और हमारी कोशिश यही रहेगी कि बिना किसी भारी भरकम तकनीकी जाल में उलझे इस पूरे बदलाव को डिकोड किया जाए। तो चलिए सबसे पहले इसी बात से शुरू करते हैं, मतलब ये नया आधार वर्ष लाया ही क्यों गया? देखिए, सांख्यिकी मंत्रालय, जिसे हम मोस्पी कहते हैं, और एनएसओ ने जीडीपी का आधार वर्ष 2011-12 से बदलकर अब 2022-23 कर दिया है। और अगर मैं सही हूँ तो आजादी के बाद से ये 8वां बड़ा बदलाव है ना? बिल्कुल सही। पहली बार ये 1956 में हुआ था, पिछला बदलाव 2015 में हुआ था। लेकिन ये बदलाव तो 2019-20 में ही होने वाला था। हाँ, तकनीकी रूप से इसे तभी बदलना था, लेकिन फिर महामारी और मंदी आ गई तो काम रुक गया। अब सरकार इसे हर 5 साल में बदलने की योजना बना रही है, जो मुझे लगता है बहुत जरूरी भी है। वो क्यों? मतलब अगर हम 2011-12 के दौर को याद करें तो उस वक्त यूपीआई, स्विगी, जोमैटो या ये विशाल स्टार्टअप इकोनॉमी, ये सब तो था ही नहीं। हाँ, वो बिल्कुल शुरुआती दौर था। तो अगर हम आज के इस डिजिटल अर्थव्यवस्था को 2011-12 के पुराने चश्मे से मापेंगे तो ये तो ऐसा हुआ ना कि नए स्मार्ट शहर के रास्ते खोजने के लिए हम कोई सदी पुराना नक्शा इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बहुत ही सटीक उदाहरण दिया आपने। पुराने नक्शे में नए हाईवे तो दिखेंगे ही नहीं। बिल्कुल। और जब आप नई इंडस्ट्रीज को शामिल ही नहीं करेंगे तो अर्थव्यवस्था का असली आकार छिप जाएगा। और शायद इसीलिए नए आधार वर्ष का असर आंकड़ों पर तुरंत दिखा है। हाँ, आधार वर्ष 2022-23 होने की वजह से वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जो अनुमानित विकास दर 7.4% थी, वो अब बढ़कर 7.6% हो गई है। सही कहा, क्योंकि अब वो सेक्टर्स भी रडार पर आ गए हैं जो पहले छूट गए थे। अच्छा, अगर इसी नक्शे वाले नजरिए से हम तीसरी तिमाही के आंकड़ों को देखें तो 7.8% की ग्रोथ दर्ज हुई है, जो कि बहुत मजबूत आंकड़ा है। पिछले साल इसी तिमाही में ये 7.1% था। हालांकि दूसरी तिमाही में ये 8.4 था, लेकिन फिर भी 7.8% बहुत शानदार है। बिल्कुल। और अगर हम सेक्टर्स की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग ने 13.3% की जबरदस्त छलांग लगाई है, और फाइनेंस और रिटेल में भी 11.2% की ग्रोथ दिखी है। लेकिन हाँ, एग्रीकल्चर यानी कृषि में थोड़ी सुस्ती रही, करीब 1.4%, जो शायद मौसम की अनिश्चितताओं की वजह से है। लेकिन ये जो 7.8% की ओवरऑल ग्रोथ है, इसके पीछे की असली वजह क्या है? अक्सर हम इसे सिर्फ त्योहारी सीजन से जोड़ देते हैं। हाँ, अक्टूबर से दिसंबर, मतलब दिवाली का टाइम। बिल्कुल, उस वक्त वाहनों और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की बिक्री बढ़ती है। लेकिन इसका एक और बड़ा ढांचागत कारण है। वो क्या? जीएसटी दरों में कटौती। सरकार ने कई चीजों पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया। ओहो, और 12% वाली चीजों को 5% पर ला दिया। बिल्कुल। अब जब टैक्स कम होता है तो क्या होता है? लोगों की डिस्पोजेबल इनकम बढ़ती है। मतलब लोगों के हाथ में खर्च करने के लिए ज्यादा पैसा बचता है। सही कहा। और इसी वजह से प्राइवेट कंजम्पशन यानी निजी खपत में 8.7% की शानदार वृद्धि हुई है। ये तो बहुत लॉजिकल है। अब इन आंकड़ों की सटीकता को लेकर एक नया टर्म बहुत सुनने में आ रहा है, डबल डिफ्लेशन। हाँ, और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यही है, ये इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा अपग्रेड है। डिफ्लेशन का मतलब तो जीडीपी में से महंगाई के असर को हटाना होता है ताकि असली उत्पादन का पता चले। तो ये डबल क्या है? देखिए, पहले क्या होता था कि महंगाई का असर सिर्फ आउटपुट यानी तैयार माल की कीमतों से हटाया जाता था। अच्छा। लेकिन किसी भी फैक्ट्री में इनपुट यानी कच्चा माल भी तो आता है। हाँ बिल्कुल। तो अगर कोयले या स्टील के दाम बहुत बढ़ गए लेकिन तैयार माल की कीमत उतनी नहीं बढ़ी, हाँ। तो अगर आप सिर्फ तैयार माल से महंगाई घटाएंगे तो आधी तस्वीर ही दिखेगी। तो मतलब अब डबल डिफ्लेशन में इनपुट और आउटपुट दोनों को महंगाई के हिसाब से अलग अलग एडजस्ट किया जाएगा। एकदम सही। इससे हमें ग्रॉस वैल्यू एडेड यानी जीवीए की बिल्कुल सटीक जानकारी मिलती है। लेकिन इसमें एक पेंच भी तो है, डब्ल्यूपीआई का आधार वर्ष अभी भी पुराना ही है। हाँ, जीडीपी डिफ्लेटर के रूप में अभी भी थोक मूल्य सूचकांक का 2011-12 वाला आधार वर्ष ही इस्तेमाल हो रहा है, जो कि एक विसंगति है। लेकिन सरकार ने इसके लिए रोमेश चंद्रा समिति बना दी है जो जल्दी से अपडेट करेगी।
और एक अच्छी बात यह है कि डेटा इंडिकेटर्स 182 से बढ़ाकर सीधे 600 कर दिए गए हैं। बिल्कुल, जब इतने सारे अलग अलग इंडिकेटर्स होंगे तो डेटा की शुद्धता तो बढ़ेगी ही। शुद्धता के बाद से मुझे एक और चुनौती याद आई जिससे ये नए आंकड़े सुलझा रहे हैं। आप डिस्क्रिपेंसी या विसंगति की बात कर रही हैं? हाँ, जब उत्पादन और व्यय विधि से जीडीपी निकालते थे तो हमेशा एक गैप आ जाता था। और इसी अंतर को खत्म करने के लिए अब सप्लाई यूज टेबल यानी SUT को लाया गया है। ये सप्लाई यूज टेबल कैसे काम करता है? ये एक मास्टर लेजर की तरह है। ये किसी भी चीज को शुरू से अंत तक ट्रैक करेगा। मतलब अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम बन रहा है तो उसका प्लास्टिक कहाँ से आया, फैक्ट्री में कैसे यूज हुआ और फिर कहाँ बिका, ये सब दर्ज होगा। बिल्कुल, जब हर कड़ी जुड़ जाएगी तो विसंगतियां अपने आप खत्म हो जाएंगी। ये नीति निर्माताओं के लिए बहुत मददगार होगा। हाँ, इससे साफ पता चलेगा कि सुस्ती उत्पादन में है या बाजार की मांग में। अब उस हिस्से पर आते हैं जिसने मुझे सबसे ज्यादा हैरान किया, अनौपचारिक अर्थव्यवस्था या इनफॉर्मल इकोनॉमी। हाँ, पहले इसे मापने का तरीका बहुत ही बस अनुमानों पर आधारित था। मतलब 2011-12 के आधार वर्ष में जो फॉर्मल और इनफॉर्मल का अनुपात था, मान लीजिए 2.1, तो बस उसे ही आने वाले सालों में कॉपी पेस्ट कर दिया जाता था, जिसे एक्स्ट्रापोलेट करना कहते हैं। और इसका सीधा मतलब ये था कि अगर फॉर्मल सेक्टर 10% बढ़ा तो मान लिया गया कि इनफॉर्मल भी 10% बढ़ा, जो कि जमीनी हकीकत से बिल्कुल दूर है। इसी वजह से तो IMF ने भारत के नेशनल अकाउंट्स पर सवाल उठाए थे और उसे C ग्रेडिंग दी थी। लेकिन अब इस नए आधार वर्ष में ये प्रॉक्सी वाला तरीका हमेशा के लिए खत्म हो रहा है। बिल्कुल, अब असल सर्वे होंगे, जैसे अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर एंटरप्राइजेस का सर्वे, जिसमें छोटी दुकानों और बिना रजिस्टर किए उद्यमों का भी डेटा आएगा। और इसके साथ ही हाउस होल्ड कंजम्पशन सर्वे का भी इस्तेमाल होगा, जिससे पता चलेगा कि परिवार असल में कहाँ खर्च कर रहे हैं। और एक सबसे बड़ा बदलाव जो मुझे लगता है गेम चेंजर है, वो है GST डेटा का पूरा इस्तेमाल। सही कहा, 2011-12 का बेस ईयर 2015 में तय हुआ था और GST 2017 में आया। तो पुराने डेटा में GST का पूरा फायदा मिल ही नहीं पा रहा था। अब नया डेटाबेस क्षेत्रीय उत्पादन और प्राइवेट कंपनियों की सटीक गणना के लिए GST डेटा को पूरी तरह से जोड़ेगा। यानी अर्थव्यवस्था का हर छोटा बड़ा लेन देन जो GST पर है, वो अब सीधे देश की आर्थिक गणना में शामिल होगा। बिल्कुल, ये फॉर्मल और इनफॉर्मल के बीच की खाई को खत्म कर देगा। तो कुल मिलाकर इस पूरी चर्चा से ये साफ है कि GDP का नया आधार वर्ष सिर्फ कोई गणित का बदलाव नहीं है। नहीं, ये भारत की अर्थव्यवस्था का एक HD अपग्रेड है। बिल्कुल, डिजिटल इकोनॉमी, सटीक सर्वेज, सप्लाई यूज टेबल और डबल डिफ्लेक्शन, ये सब मिलकर देश की असली तस्वीर सामने ला रहे हैं। और जब डेटा सटीक होता है तो सरकारें बेहतर नीतियां बनाती हैं, सही जगह निवेश होता है और विदेशी निवेशकों का भरोसा भी बढ़ता है, जिसका सीधा असर हमारे भविष्य के रोजगार और विकास पर पड़ता है। सही बात है। लेकिन इस पूरी चर्चा के अंत में एक विचार है जो मेरे दिमाग में घूम रहा है। बताइए। अगर सिर्फ पिछले 10 सालों में हमारी अर्थव्यवस्था डिजिटल पेमेंट और स्टार्टअप्स की वजह से इतनी बदल गई कि पुराने पैमाने पूरी तरह आउटडेटेड हो गए, हाँ। तो सोचिए जब अगला आधार वर्ष आएगा तब तक क्या होगा? तब तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन उत्पादन और काम की परिभाषा को कितना बदल चुके होंगे। ये तो है। क्या हमारी भविष्य की GDP गणना मशीनों और एल्गोरिदम के इस योगदान को मापने के लिए तैयार है? ये बहुत ही विचारोत्तेजक सवाल हैं। हर नई तकनीक के साथ विकास को मापने के पैमाने भी बदलने चाहिए, वरना हम फिर से नए भविष्य को पुराने नक्शे से खोजने की गलती कर बैठेंगे। बिल्कुल, इसी भविष्योन्मुखी सवाल के साथ हम आज के इस विस्तृत विश्लेषण को यहीं समाप्त करते हैं। अर्थव्यवस्था के इस बदलते स्वरूप पर अपनो नजर बनाए रखिए। जुड़ने के लिए धन्यवाद।